नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो इजिप्ट एरिया के द्वारा नई मैगजीन जो रिलीज की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को दिया गया है, उसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और उसमें भी हम बिहार विशेष के संदर्भ में जो घटनाक्रम था उसको देख रहे थे। इसमें है बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो भी है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम विभिन्न फसलों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता के संदर्भ में जो आंकड़े हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में जिन फसलों का उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है और उनकी उत्पादकता क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कुल अनाज का उत्पादन कितना हुआ है 2021-22 में, तो 18,99,000 टन, यानी कि कितना 181 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ है और इसमें 6.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इसकी उत्पादकता क्या है तो 312 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 312 है किलोग्राम एक हेक्टेयर में अनाज का उत्पादन हुआ है औसत रूप से। धान का कुल कितना उत्पादन हुआ है तो 7717.3 हज़ार टन और इसकी उत्पादकता क्या है 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको धान और गेहूं की जो है कितना उत्पादन हुआ है ये चीज़ें ध्यान रखना है, और कुल अनाज कितना उत्पादित हुआ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि धान और गेहूं जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है 6889.8 हज़ार टन। ठीक है, मक्का का उत्पादन कितना हुआ है 3470.9 हज़ार टन। ठीक है, और ये मक्का की जो उत्पादकता है वो कितनी है, वो है 5236 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बहुत अच्छी उत्पादकता है बिहार में मक्का की। ठीक है, कुल मोटे अनाज का उत्पादन कितना हुआ है तो 3491.8 हज़ार टन, 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कुल दलहन का उत्पादन कितना हुआ है ये भी ध्यान रखना है आपको, 387.9 हज़ार टन। ठीक है, और इसकी उत्पादकता कितनी है 891 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और कुल तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है तो 121.5 हज़ार टन। ठीक है, और इसकी उत्पादकता कितनी है तो 1048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको इस क्रम में ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ है तो पहले धान का, फिर गेहूं का, फिर मक्का का। ठीक है, फिर कुल मोटे अनाज का, फिर कुल दलहन का और फिर लास्ट में कुल तिलहन का। ठीक है, चलिए बिहार में जो सड़क नेटवर्क है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई राष्ट्रीय उच्च परिपथ यानी कि नेशनल हाईवेज की बिहार में कुल लंबाई कितनी है तो 5977 किलोमीटर है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। 5977 किलोमीटर जो है बिहार में नेशनल हाईवे है। और सर्वाधिक लंबा जो लंबाई वाला जिला किसमें, मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस जिले में है तो पटना में है। 506 किलोमीटर की लंबाई है वहाँ पर नेशनल हाईवे की, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम कहाँ पर है तो शिवहर में जो है 22 किलोमीटर की लंबाई है नेशनल हाईवे की। और उसके बाद राज्य उच्च परिपथ यानी कि स्टेट हाईवे की जो है लंबाई कुल कितनी है बिहार में तो 3638 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 3638 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो है स्टेट हाईवे कहाँ पर हैं तो वो गया में है, और सबसे कम जो है कहाँ पर हैं तो शिवहर में, यानी कि शिवहर में जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों सबसे कम लंबाई के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा शिवहर में। और वर्ष 2023 के प्रमुख जो पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। बिखरे पुष्प के लेखक कौन है ममता मेहरोत्रा। ममता जो है मेहरोत्रा जो है किस पुस्तक के लेखक हैं तो बिखरे पुष्प के। ठीक है, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से इस पुस्तक के लेखक कौन हैं तो उदयकांत। ठीक है, नालंदा के लेखक कौन है तो ये अभय के। नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है अभय के। ठीक है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन इसके लेखक कौन है गौतम बोरा। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये किसकी पुस्तक है तो अभय के की। ठीक है, अभय के की दो पुस्तकें हैं, एक है नालंदा और एक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, बिहार दैट वाज एंड नाउ जो है रघुराय और उषा राय की है। यारेख जो पुस्तक है वो किसकी है अनामिका अनु की है। ठीक है, संसद में नीतीश कुमार जगनारायण सिंह यादव की है।
प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी जो है नीतीश कुमार, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, एक इसकी है कुमार वरुण की, ठीक है, कुमार वरुण की। दोस्तों अब बिहार में जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साथ तुलना करके इसमें दिखाया गया है, जनगणना से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं तो एक बार उसको भी देख लेते हैं तुरंत, है ना। कुल जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो 10.41 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और भारत की जनगणना कितनी है, 121 करोड़ लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो बिहार में कितना है, तो 52.14%, और जो भारत के संदर्भ में है वो 51.54%, ठीक है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो वो है 47.86%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है बिहार के संदर्भ में, तो 47.86%, और जो है केंद्र के स्तर पर यानी कि पूरे भारत के स्तर पर 48.46%, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो यह है 9.23 करोड़, और जो पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 83.37 करोड़, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या का कितना है बिहार में, तो ये है 88.7% जो ग्रामीण जनसंख्या है, और पूरे भारत में 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। शहरी जनसंख्या जो है 1.18 करोड़ बिहार के संदर्भ में है, और 37.71 करोड़ जो है वो केंद्र के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का 11.3% जो है शहरी जनसंख्या है बिहार में, और 2011 के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में अब 16.2% की जो है शहरी जनसंख्या हो चुकी है बिहार में, और भारत के संदर्भ में 31.2 है जो नगरीय जनसंख्या शहरी जनसंख्या है, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर रही है 25.42%, और भारत की जो दशकीय वृद्धि दर रही है 17.7% की, ठीक है। लिंगानुपात जो है 918 है बिहार का, और केंद्र का जो है यानी कि भारत का लिंगानुपात कितना है, वो 943 है। बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935 है बिहार में, और बाल लिंगानुपात जो भारत में है वो 919 है, ठीक है। घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो पूरे भारत का घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते हैं औसत रूप से, और पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। शहरीकरण कितना है, 11.3% है, और भारत में शहरीकरण कितना है, 31.2%, ठीक है। ये दोनों डाटा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इनसे। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि कितना है, शहरीकरण का दशकीय वृद्धि 0.8% है, और भारत में शहरीकरण का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 3.4%, ठीक है। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है, तो ये 40% है बिहार में, और भारत में यही 30.9% है, ठीक है। 15 से 59 आयु की जो समूह की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो है 53.5%, और जो भारत के संदर्भ में है 60.7% जो है 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की जो जनसंख्या है बिहार में 6.3% की है, और भारत में ये 8.4% की है। ये डाटा कई बार पूछा गया है सवाल परीक्षा में, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह की जो जनसंख्या है भारत में वो 8.4% है, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है बिहार में, तो 61.8%, और भारत में साक्षरता दर कितनी है, 74.04%, कितनी 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है बिहार में, तो 71.2%, और पुरुष साक्षरता दर भारत में कितनी है, तो 82.14%, ठीक है। महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5%, और महिला साक्षरता दर जो है पूरे भारत में कितनी है, 65.42%, ठीक है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी हुई है, तो 17.9% हुई है बिहार के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में 10.9% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में। ग्रामीण साक्षरता दर में कितनी है, तो 59.8%, लेकिन भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो 67.8%, ठीक है। शहरी साक्षरता दर बिहार में कितनी है, 76.9%, लेकिन भारत के संदर्भ में शहरी साक्षरता दर जो है 84.1% है, ठीक है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है,
तो यह 15.72%। ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या कितना है, तो वो है 15.72%। और भारत के संदर्भ में जो है 16.6% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है बिहार के संदर्भ में कितनी है, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है 1.3% है, लेकिन भारत के संदर्भ में यही 8.6% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ये दोनों डाटा आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जो जिलेवार आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, यह है पटना, यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, लगभग 58.4 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, पटना है, पूर्वी चंपारण है और मुजफ्फरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो शेखपुरा है, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। फिर शिवहर है, फिर अरवल है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये हुए हैं मधेपुरा में, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो मधेपुरा में 31.1% की हुई है। फिर किशनगंज में हुई है, फिर अररिया एवं खगड़िया में हुई है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो है अरवल, ठीक है, फिर गोपालगंज, फिर दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो गोपालगंज में है, और फिर उसके बाद सिवान में है, फिर सारण में है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं, वो है मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर उसके बाद खगड़िया। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा, फिर भागलपुर में, फिर खगड़िया में है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं, तो किशनगंज है, फिर कटिहार है, फिर गया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ पर है, तो किशनगंज में है 971, और फिर उसके बाद कटिहार में है, फिर गया में है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो वो है वैशाली, यहाँ पर 904 का लिंगानुपात है, फिर पटना है, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर है। सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वैशाली में है, फिर उसके बाद पटना में है, फिर मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं, तो ये शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन हैं, तो वो शिवहर है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ की डेंसिटी है, और पटना है उसके बाद, फिर उसके बाद दरभंगा है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो हैं कैमूर है, फिर जमुई है, फिर बांका है, ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं, तो वह पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। आपको ये भी ध्यान रखना है, तो पटना में शहरीकरण कितना है, तो 43.1% है, ठीक है, 43.1%। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं, समस्तीपुर, बांका। दोनों का शहरीकरण जो है 3.5 है, तो समस्तीपुर और बांका जो है, आपको जो भी ऑप्शन में मिल जाए आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मधुबनी, फिर कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले जो हैं, रोहतास जो है, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 73.4%। उसके बाद पटना का नंबर आता है, फिर भोजपुर, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पूर्णिया, यहाँ के पूर्णिया की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो रोहतास, रोहतास में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है 82.9% की, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो पूर्णिया, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में 59% जो है पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है लगभग, और फिर उसके बाद कटिहार, फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो रोहतास, ध्यान रखिएगा, रोहतास में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर भी पाई जाती है और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास में पाई जाती है। और उसके बाद मुंगेर का स्थान आता है, फिर पटना का स्थान आता है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो वो सहरसा। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सहरसा, ठीक है। फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जो 3 जिले हैं वो कौन से हैं, तो रोहतास। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ की है, तो वो रोहतास की है, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद, फिर भोजपुर का स्थान आता है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो पूर्णिया, पूर्णिया में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर है, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी का स्थान आता है।
सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जो 3 जिले हैं, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ पर पाई जाती है, तो पाई जाती है कैमूर में 82.6% की। ठीक है, फिर पटना का स्थान आता है, फिर मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे कम जो शहरी साक्षरता दर है वो पाई जाती है शिवहर की, लगभग 62% की यहाँ पर साक्षरता दर है। ठीक है, फिर शेखपुरा, फिर मधुबनी का स्थान आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC वाले प्रतिशत वाले जो 3 जिले कौन से हैं, तो गया। सबसे अधिक प्रतिशत में SC लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो गया में निवास करते हैं, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद में। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि 80 प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम अनुसूचित जाति वाले लोग किस जिले में रहते हैं प्रतिशत के संदर्भ में, तो किशनगंज में। और सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं? गया में। और में किशनगंज में, फिर उसके बाद कटिहार में, फिर भागलपुर में। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST वाले जो प्रतिशत वाले 3 जिले हैं कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण है, फिर कटिहार है, फिर जमुई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक जो ST के लोग पाए जाते हैं प्रतिशत के संदर्भ में, तो वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कटिहार, फिर जमुई में पाए जाते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST वाले जो प्रतिशत के संदर्भ में जिले हैं, सबसे कम प्रतिशत में जो अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? खगड़िया में 0.04% के। ठीक है, फिर उसके बाद समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। दोस्तों यहाँ पर हमने जो बिहार के जनसंख्या के संदर्भ में जो आंकड़े थे उनको देख लिया है। अब इसमें हम बिहार के जो नवीनतम आंकड़े हैं, इसका स्रोत क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, जिसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें रैंकिंग के हिसाब से चीज़ों को एक बार कवर किया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। बिहार के जो नवीनतम आंकड़े हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं, तो है पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक वर्षा हुई थी 2248 mm, ठीक है, मिलीमीटर। और उसके बाद किशनगंज में, फिर पूर्वी चंपारण में। सबसे अधिक कहाँ पर हुई थी वर्षा, तो ये हुई थी पश्चिमी चंपारण में, फिर किशनगंज में, फिर पूर्वी चंपारण में। 2021-22 में सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हुए, तो वो अरवल है, फिर रोहतास है, फिर मुंगेर है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुई थी? अरवल में, फिर उसके बाद रोहतास, फिर मुंगेर। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले सितंबर 2022 तक शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले कौन से हैं, तो है पटना। यहाँ पर कितनी है शहरीकरण? 44.3%, फिर मुंगेर, फिर उसके बाद नालंदा। ठीक है, शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक में मधुबनी जो है, यहाँ पर शहरीकरण सबसे कम हुआ है 3.6% का, फिर उसके बाद बांका, फिर सीतामढ़ी। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय 2020-21 में पटना में, ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस जिले के व्यक्तियों की है, तो पटना की है। कितनी है? 1,15,239 रुपया। ठीक है, मतलब पटना में रहने वाला जो कामगार व्यक्ति है वो प्रति वर्ष 1,15,239 रुपये एक साल में लगभग कमा लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेगूसराय की, फिर मुंगेर की है। प्रति व्यक्ति सबसे कम जो है आय वाला जो जिला कौन सा है, तो वो शिवहर है, 18,692। यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले कामगार व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ष लगभग 18,692 रुपये के औसत से कमाते हैं। ठीक है, अररिया, फिर उसके बाद फिर सीतामढ़ी का स्थान आता है। नेशनल हाईवे की जो लंबाई, सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे अधिक पटना में नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मधुबनी में, फिर मुजफ्फरपुर में। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं 2022 तक सितंबर तक, तो ये शिवहर में है 22 किलोमीटर, यहाँ पर सबसे कम नेशनल हाईवे है। फिर शेखपुरा में, फिर लखीसराय में। ठीक है, स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, तो स्टेट हाईवे की सबसे सर्वाधिक लंबाई जो है गया में है, फिर दरभंगा में है, फिर रोहतास में है। ठीक है, स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो शिवहर में है, फिर खगड़िया में है, और उसके बाद का कोई अभी इसमें डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले 3 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक बिजली कहाँ पर खपत होती है? पटना में होती है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गया, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर। वर्ष 2021-22 में सबसे कम बिजली खपत वाले, तो कहाँ पर? शिवहर में, ध्यान रखिएगा। आपको शिवहर में सबसे कम स्टेट हाईवे भी हैं और सबसे कम बिजली की खपत भी है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा का स्थान आता है। वर्ष 2021-22 में चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? चावल सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है रोहतास में। रोहतास जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है, कितना? 9.93 लाख टन। फिर उसके बाद औरंगाबाद, फिर कैमूर। ठीक है, वर्ष 2021-22 में चावल की उत्पादकता के शीर्ष
जो जिले कौन से हैं 3, तो उसमें रोहतास है, फिर से इसमें रोहतास का स्थान आया है, फिर औरंगाबाद, फिर अरवल। रोहतास में जो उत्पादकता है वो 4396 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि तो रोहतास में 4396 किलोग्राम चावल जो है प्रति हेक्टेयर में उत्पादित किया जाता है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष जिले कौन से हैं, तो वो रोहतास है 7.29 लाख टन, फिर उसके बाद कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2021-22 में गेहूं की उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, इसमें उत्पादकता के संदर्भ में चीज़ें बदल गई हैं, तो पश्चिमी चंपारण आ गया है। यहाँ पर उत्पादकता 4904 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है पश्चिमी चंपारण की। लेकिन आपको ध्यान रखना है चावल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में और गेहूं के उत्पादन में रोहतास जो है पहले नंबर पर है। ठीक है। और गेहूं की उत्पादकता के जो शीर्ष 3 जिले हैं उनमें पश्चिमी चंपारण है, फिर खगड़िया है, फिर बेगूसराय है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन है, सर्वाधिक मक्का कहाँ पर उपजाया जाता है, तो कटिहार में, फिर पूर्णिया में, फिर खगड़िया में। 2021-22 में मक्का की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, तो वो है अररिया, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। ठीक है। दलहन के उत्पादन में जो शीर्ष 3 जिले हैं वो कौन है, दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो वो पटना में किया जाता है, फिर औरंगाबाद में किया जाता है, फिर नालंदा में किया जाता है। ठीक है। दलहन की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, वो जहानाबाद है, यानी कि उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पर होती है, जहानाबाद में, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होती है, वो होता है पटना में। ठीक है। और उसके बाद फिर वैशाली, फिर भोजपुर का स्थान आता है उत्पादकता के संदर्भ में। ठीक है। गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन है, सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो ये किया जाता है पश्चिमी चंपारण में। अकेले यहाँ पर पूरे बिहार का 57% गन्ना यहीं पर उत्पादित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर पूर्वी चंपारण में, फिर गोपालगंज में। और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है नालंदा में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर रोहतास में। ठीक है। और उसके बाद जो है आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो दरभंगा में किया जाता है, फिर पूर्वी चंपारण में किया जाता है, फिर मुजफ्फरपुर में किया जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक आम कहाँ पर उपजाया जाता है, तो दरभंगा में उपजाया जाता है। ठीक है। केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो मधुबनी में। सर्वाधिक केला कहाँ पर उपजाया जाता है, तो मधुबनी में, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, आप सभी को पता है, ये मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली का स्थान आता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है, तो आपको पता है कहाँ पर, पटना में। ठीक है। उसके बाद नालंदा, फिर समस्तीपुर का स्थान आता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो नालंदा में होता है प्याज का। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, पटना में, ध्यान रखिएगा। प्याज का दूसरे नंबर पर उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिमी चंपारण में, फिर पटना में। बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, नालंदा, ध्यान रखिएगा। प्याज और बैंगन का दोनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, नालंदा में। और उसके बाद पटना का स्थान आता है, फिर बेगूसराय। मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, मधुबनी में, ध्यान रखिएगा, मधुबनी में। अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी की मैथिली ठाकुर को है अपना आइकॉन बनाया गया है। ठीक है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये वही मधुबनी है जहां पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दरभंगा दूसरे स्थान पर है मछली उत्पादन के मामले में, और फिर पूर्वी चंपारण जो है तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो महत्वपूर्ण डाटा है उसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद एक आध सेक्शन और बचा है, उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा बिहार विशेष का जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। आप इसे बार बार करके बस केवल रिवीजन करते रहिए, और इन 5 दिनों में, आप 6 दिनों में जो भी है, आप सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए। किसी नए स्रोत की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, और निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपसे चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा तरीका पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि नया वीडियो जो भी आए आपको तुरंत पता चल जाए और समय रहते सारी चीज़ों को आप रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।